हाँ जी, तो हमने लास्ट क्लास में पार्ट नंबर 3 को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग पार्ट नंबर 4 को आपसे डिस्कस करेंगे और इसके बातों को समझेंगे जो भी हमारे एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो भाग नंबर जो 4 है हमारा, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या इसे हम लोग सिद्धांत भी कहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। और इसके आर्टिकल से हमारे 36 to 51, 36 से लेके 51 तक है। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे पार्ट नंबर 3 की, तो 12 से लेके 36 तक 35 तक के जो आर्टिकल्स थे हमारे भाग नंबर 3 के थे, करा हमने, ठीक है। और आज हम लोग बात करें आपसे कि 36 से 51 तक वाले आर्टिकल है हमारे डीपीएसपी के। और इसकी प्रेरणा, ये इसका जो कंसेप्ट देखा गया भारतीय संविधान में, वो कौन से देश से लिया गया, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो आपका आंसर लगेगा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सर, आइवर जेनिंग्स का नाम आपने सुना होगा। आइवर जेनिंग्स के अनुसार यह भाग एक फेबिनियन समाज की स्थापना करता है। फेबिनियन समाज की स्थापना करता है। अब ये फेबिनियन समाज मतलब एक प्रकार से उन्नत समाज की स्थापना करता है। हमारे प्रदेश के अंदर जो जनता को एक कार्य दिया जाता है, कामकाज दिया जाता है, उनकी आजीविका का पूरा का ध्यान रखा जाता है, किस तरीके से उनको कार्य दिया जाता है, काम दिया जाता है, शिक्षा में उनको छूट दी जाती है, कोई रिलैक्सेशन दिया जाता है, या फिर बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है, बुढ़ापे में एक अयोग्य व्यक्तियों को एक सहायता दी जाती है आर्थिक रूप से। तो वो सारी चीजें हमारे भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 4 में लिखी हुई है। वो एक उन्नत समाज की स्थापना करता है। अब हम लोग ये कहते हैं कि प्रोफेसर केटी साहा एक बड़े महत्वपूर्ण हमारे पॉलिटिशियन है रहे हैं। प्रोफेसर केटी साहा ने इस भाग को, राज्य के नीति निर्देशक को, एक ऐसा चेक बताया है, एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। अब ये बैंक कौन है इसमें, ठीक है ना, और उसकी इच्छा पर क्यों छोड़ा गया? तो बैंक हमारा जो है वो एक राज्य है, यहां पर राज्य की बात आ रही है, और चेक है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। तो डीपीएसपी को लागू करना, या फिर उसके अंदर के जितने भी कंसेप्ट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको लागू करना या अपने नागरिकों को देना, यह अधिकार पूरी तरीके से राज्यों को है। तो एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया, प्रोफेसर केटी साहा के अनुसार। अब यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें आर्थिक, न्यायिक एवं राजनीतिक अधिकार देते हैं। ये जो भाग है हमें वो 3 प्रकार के अधिकार दे रहा है हमें। एक तो आर्थिक, इकोनॉमिक एंड जस्टिस एंड पॉलिटिकल राइट्स हमें दे रहा है, पार्ट नंबर हमारा 4। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर कौन से भाग में थे, वो थे भाग नंबर 3 में। लेकिन ये वाला जो भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार है, ये केवल राजनीतिक अधिकार है अपने नागरिकों को, राजनीतिक अधिकार है। लेकिन अगर आर्थिक और न्यायिक और राजनीतिक अधिकार पूछा जाए तो वो कौन सा भाग देता है? वो भाग नंबर हमारा 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये तो बात रही हमारी कि किसके द्वारा क्या चीज बोली गई है। अब इसके जो आर्टिकल्स है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है जो एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 36 की बात करें तो क्या उसके अंदर है? 36 आर्टिकल्स में, अनुच्छेद नंबर 36 में। तो आर्टिकल 36 हमारा ये कहता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद नंबर 36 के अंदर है। और ये एक ऐसा एक हमारा भारतीय संविधान का भाग है जो आर्टिकल नंबर हमारे 36 कहता है। आर्टिकल नंबर 36 हमें क्या कहता है कि यह भाग या डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, न्यायालय में परिवर्तित नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि न्यायालय में इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, इनको चेतावनी नहीं दी जा सकती।
इनको चेतावनी नहीं दी जा सकती न्यायालय में। अगर फंडामेंटल राइट्स का हमारे उल्लंघन होता है और हम लोग ये कहते हैं कि मौलिक अधिकार, हमें ये मौलिक अधिकार हमसे छीना गया या फिर ये सही ढंग से हमें मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत, या फिर आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार इनको हमें दे या ना दे, जो इसके अंदर प्रावधान लिखा हुआ है, तो हम लोग न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते इन अपने डीपीएसपी को लेकर कि भाई राज्य हमें ये चीज नहीं उपलब्ध करा रहा है, तो हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते। इसलिए ये क्या है, न्यायालय में परिवर्तित नहीं है, इन्फोर्स्ड इसको नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 36 हमें क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 36 हमें क्या कहता है, तो ध्यान रखेंगे कि इसमें ये एक लोक कल्याण की वृद्धि के लिए, लोक कल्याण पब्लिक वेलफेयर के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक रूप से हमारी मदद होगी, सामाजिक रूप से और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे लोक कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो राज्य होगा वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय देगा। ठीक है, ये आर्टिकल हमें क्या बता रहा है, 38 नंबर। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 39। 39 क्या कहता है हमें कि जो हमारे राज्य के नागरिक है, राज्य के नागरिक, राज्य के नागरिकों को उसकी आजीविका के पर्याप्त साधन दिए जाएं, पर्याप्त साधन दिए जाए। अब आजीविका होती है हमारी लाइवलीहुड, मतलब जो हम अपना जीवन बिताते हैं उसे हम लोग आजीविका कहते हैं। तो उसमें जो राज्य होगा वो हम अपने नागरिकों के, अपने व्यक्तियों के लिए एक आजीविका के पर्याप्त साधन देगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक बात करूं आपसे कि इसके अंदर, इसी के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है ना, इक्वल वर्क टू इक्वल पे, ये वाला प्रावधान कौन से आर्टिकल में, हमारा आर्टिकल नंबर 36। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद यहीं पर एक इसी के अंदर प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 39 के अंदर, ये है कि वो जो हमारे कर्मकार होते हैं, कर्मकारों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो, तो दुरुपयोग ना हो कर्मकारों के स्वास्थ्य का। जितने भी लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, राज्य के अंदर, तो उनके स्वास्थ्य का कोई दुरुपयोग ना हो, जिस तरीके से ब्रिटिश राज के अंदर होता था, लंबे समय तक कार्य कराया जा रहा है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है कर्मकारों के ऊपर, तो राज्य ऐसा ना करे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 39 हमें ये कह रहा है। अब बात आती है, हमारी एक संशोधन हुआ था आर्टिकल नंबर 39 में ही, तो जोड़ा गया था 39A, अनुच्छेद नंबर 39A, ये वाला आर्टिकल था जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और ये आर्टिकल हमें ये कहता है कि निःशुल्क विधिक सहायता, राज्य क्या काम करेगा कि निःशुल्क विधिक सहायता देगा अपने नागरिकों के लिए। ऐसा होता है कि कुछ लोग गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा कोर्ट में जाते हैं, फिर न्यायिक एक सलाह नहीं ले सकते, न्यायिक सलाह लेंगे तो बहुत सारे जो कोर्ट वाले मतलब वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, बहुत सारा पैसा ले लेते हैं।
तो राज्य उनके लिए एक विधिक सहायता देगा। ठीक है, वो राज्य पर डिपेंड करता है कि वो दे या ना दे। आर्टिकल नंबर 39A हमें ये कहता है। आर्टिकल नंबर 40 क्या है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। अनुच्छेद नंबर 40 क्या कहता है जी? अनुच्छेद नंबर 40 है हमारा 40, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन, ये हमें आर्टिकल नंबर कहता है, फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत। और ग्राम पंचायत का गठन किस पर आधारित है? तो गांधी जी की, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज योजना पर आधारित है। ग्राम स्वराज योजना पर आधारित है अनुच्छेद नंबर 40 हमारा। ठीक है, और ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में भी आता है। और पंचायती राज से संबंधित भाग नंबर 9 है, वो तो आपको पता ही है, और उसके आर्टिकल 243 और उससे संबंधित अनुच्छेद है। अब जो संशोधन हुआ था पंचायती वाला, वो था हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और 74वां 74th अमेंडमेंट हुआ था वो 1992 में नगर पंचायत को, नगर निगम या नगर पालिका को लेकर। तो ये अनुच्छेद अलग है। अब आर्टिकल नंबर हम बात करें आपसे 41 की, 41 की, तो इसके अंदर क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के? ये भाग नंबर 4 भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो होता है हमारा शिक्षा एवं बुढ़ापे, शिक्षा एवं बुढ़ापे में अयोग्य व्यक्तियों की सहायता, व्यक्तियों की सहायता। तो ये अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि जो शिक्षा में अयोग्य हैं, जिसको सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इतना पैसा नहीं है, बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, उसको पेंशन नहीं मिल पा रही है कहीं से, तो कोई भी सरकार, राज्य सरकार बुढ़ापे के अंदर कुछ बीमारी में सहायता करते हैं और इसके अलावा उनको पेंशन देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से शिक्षा और बुढ़ापे के में अयोग्य व्यक्तियों की सहायता की जाती है आर्टिकल नंबर 41 के तहत। समझ रहे आप मेरी बात को? सारे आर्टिकल्स हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो हम लोग आपको बता देंगे आगे चल के, और इसके क्वेश्चन आंसर जो दिए जाएंगे वो हमारी वीडियो के अंदर जो हम लोग क्वेश्चंस कराते हैं अलग अलग टॉपिक के, उसके अंदर इसके क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा देंगे। अब आर्टिकल नंबर हमारा 42 क्या कहता है हमें? निःशुल्क प्रसूति सहायता। आर्टिकल नंबर हमारा 42 क्या कहता है? निःशुल्क प्रसूति सहायता। यह प्रसूति सहायता होती है कि जब माता बच्चे को जन्म देती है या जन्म से पहले किस तरीके से माता का ख्याल रखा जाता है, उसको निःशुल्क दवाइयाँ या फिर निःशुल्क उसको मतलब एक कुछ खान पीन के लिए उसको पोषण दिया जाता है। फिर उसके बाद जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तो वहाँ पर भी उस टाइम पर भी उनको एक बहुत पोषण दिया जाता है, या फिर आगे टाइम में भी उनको पोषण की सहायता दी जाती है। तो वो हमारा है आर्टिकल नंबर 42। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 43 हमें क्या कहता है कि जो भी न्यूनतम मजदूरी और शिष्ट जीवन है, राज्य क्या काम करेगा अपने नागरिकों को 43 के तहत न्यूनतम मजदूरी है ना, न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान कौन करेगा? राज्य करेगा। और एक शिष्ट का मतलब होता है अच्छे जीवन, शिष्ट जीवन स्तर का कार्य भी राज्य सरकार करेगा। न्यूनतम मजदूरी, अगर किसी को कोई कामकाज नहीं मिल पा रहा राज्य के अंदर, किसी भी माध्यम से जब योजनाएं निकाली जाती हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कराया जाता है सरकार के द्वारा, या कोई नरेगा मनरेगा के अंदर जो भी कार्य दिए जाते हैं, तो न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान सरकार करती है। और फिर शिष्ट जीवन स्तर सुधारने में भी उनकी सहायता करती है कि उनके जीवन में सुधार आए। कुछ व्यक्तियों के जो बहुत ज्यादा एक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आर्टिकल नंबर हमारा 43 के बाद 44 क्या है? अनुच्छेद नंबर 44 क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। एक समान सिविल संहिता। अब एक समान सिविल संहिता का मतलब होता है हमारा एक समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता।
अब संहिता क्या होती है? एक प्रकार का कानून होता है, एक प्रकार का कानून होता है, एक प्रकार का कोड होता है, जिसे हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अब ये वाला आर्टिकल क्या है हमारा, कि आपने ये देखा है कि भारत के अंदर विविधता बहुत ज्यादा है ना, विविधता बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग कहते हैं अलग अलग धार्मिक लोग इंडिया के अंदर रहते हैं। अब उनमें से कुछ पर्सनल लॉ होते हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया हमारा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि हिंदू पर्सनल लॉ हो गया हमारा। तो इस तरीके से पर्सनल लॉ होते हैं जिसके अनुरूप अपने अपने धार्मिक जो ग्रंथों के अनुसार जो कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो सभी के लिए, जितने भी भारत के अंदर या फिर राज्य के अंदर रहने वाले हमारे नागरिक हैं, अलग अलग धार्मिक लोग हैं, उन सब के लिए सिर्फ एक समान कानून आ जाए, एक समान कानून के अंदर रहकर एक एक छाते के नीचे, एक छत के नीचे रहकर ही सबके कार्य हो, ये समान सिविल संहिता कहलाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल नंबर 45 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है हमारे और रिपीट होता है। अनुच्छेद नंबर 45 क्या है जी? अनुच्छेद नंबर 45 बताओ। हाँ जी, आर्टिकल नंबर 45 क्या है? हाँ ठीक है, ठीक है। आर्टिकल नंबर हमारा जो 45 है वो कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल, 6 वर्ष तक के बच्चों की तो देखभाल एवं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रयत्न कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। शिक्षा का प्रयत्न कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल का कार्य भी राज्य सरकार करेगी। आर्टिकल नंबर 45 है, ये एक ओरिजिनल आर्टिकल है। इसी आर्टिकल के माध्यम से अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। उसके बाद इसमें है कि आर्टिकल नंबर हमारा क्या आ जाता है, नहीं एक हमारा मौलिक कर्तव्य 11वें नंबर का, वो भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता और उनके संरक्षकों को कर्तव्य है उनका कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। लेकिन ओरिजिनल आर्टिकल हमारा 45 है। आर्टिकल नंबर हमारा 40 क्या कहता है हमें? 46 अनुच्छेद नंबर 40 ये कहता है कि SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्ग एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं शोषण की रक्षा करना, शोषण की रक्षा करना। ठीक है जी। यहां पर SC ST हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं उनके शोषण की रक्षा सरकार करे, राज्य सरकार करे। ये हमें आर्टिकल कहता है 46। आर्टिकल नंबर हमारा अनुच्छेद नंबर 47 है, नशीले पदार्थों पर रोक। अब जो नशीले पदार्थ होते हैं उन पर रोक लगाने का बात जो की जा रही है वो आर्टिकल नंबर 47। देखो ये राज्य ही करता है, ये राज्य का कार्य है, राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के अंदर नशीले पदार्थ, मादक पदार्थों पर रोक लगाए। बहुत सारे स्टेट है, जैसे तंबाकू पर निषेध रोक लगाई हुई है, कहीं पर शराब पर रोक लगाई जाती है किसी राज्य के द्वारा। तो वो आर्टिकल नंबर हमारा 47 जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है। अनुच्छेद नंबर 48 हमें क्या कहता है? 48 ये है दुधारू पशुओं की नस्ल में, दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करना एवं कृषि में सुधार करना, एवं कृषि में सुधार करना।
तो जितने भी राज्य के अंदर हमारे व्यक्ति हैं जो पशुओं को पालते हैं, तो उनके लिए एक सरकार अलग से सुविधाएं देती है कि दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार आता रहे, उनका ख्याल रखा जाए, उनके लिए टीकाकरण हो, फिर कृषि में सुधार आए, बीज की उन्नति हो इत्यादि। ये सारे कार्य जो है हमारे आर्टिकल नंबर 48 के अंदर आते हैं। अनुच्छेद नंबर हमारा 48 इसमें ए करके जोड़ा गया था 48 क्या है, वो क्या कहता है हमें, अनुच्छेद नंबर 48 इसमें जोड़ा गया था, वो हमें क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 48 क्या कहता है जी, 48 क्या है, हाँ जी बताओ, 48 क्या कहता है, वो ये कह रहा है हमें कि पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव की रक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना, ठीक है। ये आर्टिकल हमारा 48A है, जिसे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था अनुच्छेद नंबर 48A को। और ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए है, ये क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताता है, और इससे पहला जो बता रहा है वो दुधारू पशुओं की रक्षा और कृषि में सुधार करता है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 49 आर्टिकल नंबर 49 क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। अब ये राष्ट्रीय स्मारक क्या है, हमारे नेशनल जो एक मॉन्यूमेंट है, चाहे वो विरासती रूप में एक किसी राज्य के अंदर हो, तो राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, तो राज्य के पास ही उनका टैक्स आता है, राज्य उनकी मतलब उनको संरक्षित रखे, उनका प्रोटेक्शन करे, उनके मरम्मत कराएं, वो सारे कार्य राज्य के अंदर होंगे आर्टिकल नंबर 49 के तहत। आर्टिकल नंबर हमारा जो 50 है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका से पृथक्करण। कहने का मतलब है कि सेपरेशन टू जुडिशरी, मतलब सेपरेशन जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो जो एग्जीक्यूटिव होता है कार्यपालिका, इसके अंदर सरकार होती है, और न्यायपालिका के अंदर हमारा कोर्ट होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, ठीक है जी, इसके अंदर हमारी कोर्ट होती है। अब यहां पर क्या है कि कुछ केसेस में अगर सरकार और न्यायपालिका आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब सही तरीके से डिसीजन, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएगी कोई कोर्ट इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएगी। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन कब ले पाएगी, जिस समय यहां पर सरकार से वो अलग है, बिल्कुल सही तरीके से कार्य करेगी कार्यपालिका, न्यायपालिका मतलब जब कार्यपालिका से अलग हो जाएगी। तो आपने सुना भी होगा कि कहीं संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, न्यायपालिका को या फिर सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वही संविधान को बचा के रखती है, क्योंकि सरकार तो बदलती रहती, आएगी नहीं आएगी और संशोधन कर देगी, किसी प्रकार का संशोधन कर देगी, लेकिन अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जू का तू बना रहे, उसकी पावर जू की तू बनी रहे, तो वो कार्य करती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है एक प्रकार से संरक्षण करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। लास्ट आर्टिकल है और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो है 51, अनुच्छेद 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। देखो राज्य, हमारा भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है। राज्य सही तरीके से प्रयत्न कार्य करेगी, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखेगी, तो पूरा देश उन्नति करेगा। तो इस तरीके से आर्टिकल नंबर हमारा 51 है। तो ये थे हमारे एक महत्वपूर्ण भाग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कई बार हर एक पेपर में, लगभग किसी ना किसी पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और आज हम